24.1 परिचय। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार वर्तमान जनसंख्या 1.03 अरब है। देश भर में लगभग 28.5 करोड़ लोग या कुल आबादी का 27.8% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। 2001 में वैश्विक शहरी आबादी में भारत की हिस्सेदारी 10.02% और एशिया की शहरी आबादी में 21.10% थी। विशेष रूप से भारत की शहरी आबादी फ्रांस और जर्मनी जैसे छोटे देशों की कुल आबादी से अधिक है और यहाँ तक कि ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बड़े देशों की पूरी आबादी से भी अधिक है। यह पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और पश्चिमी यूरोप जैसे कुछ महाद्वीपों के क्षेत्रों के साथ साथ पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की संयुक्त आबादी से भी अधिक है। 24.2 भारत में शहरीकरण और शहरी पर्यावरण। जबकि भारत में कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत कम है, शहरी निवासियों की पूर्ण संख्या असाधारण रूप से अधिक है। इस शहरी आबादी का अधिकांश भाग प्रथम श्रेणी के शहरों में केंद्रित है, जो कुल शहरी आबादी का 65% है। ये शहर राष्ट्रीय औसत जनसंख्या वृद्धि की तुलना में तेज विकास दर का अनुभव कर रहे हैं। बारीकी से जांच करने पर पता चलता है कि भारत के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर या महानगरीय क्षेत्र उल्लेखनीय गति से बढ़ रहे हैं, जो 1981 में 12 से बढ़कर 1991 में 23 और 2001 में 35 हो गया। इन महानगरीय क्षेत्रों की संयुक्त जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 प्रतिनिधित्व करती है, जो 2001 में 10.5% थी। इन महानगरों की आधी से अधिक आबादी 5 सबसे बड़े महानगरों में रहती है। मुंबई में 1.63 करोड़, कोलकाता में 1.32 करोड़, दिल्ली में 1.27 करोड़, चेन्नई में 0.64 करोड़ और बेंगलुरु में 0.57 करोड़। हालांकि इन शहरों में राष्ट्रीय शहरी जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में 52% अधिक जनसंख्या वृद्धि देखी गई। महानगरीय विस्तार की दर पिछले दशक की तुलना में धीमी हो गई है। 12 नए शहर मौजूदा शहरों की तुलना में तेज दर से बढ़ रहे हैं, जिसमें सूरत में सबसे अधिक 85% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय शहरों में तेजी से शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि को काफी हद तक महत्वपूर्ण ग्रामीण से शहरी प्रवासन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह अनियंत्रित शहरीकरण जीवन की गुणवत्ता के लिए खतरा पैदा कर रहा है, खासकर बड़े शहरों में। पर्यावरणीय क्षरण तेजी से हो रहा है, जिससे अत्यधिक वायु और जल प्रदूषण हो रहा है। पहले से ही जल संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों में पानी की कमी हो रही है। ठोस और खतरनाक अपशिष्ट निपटान में चुनौतियां, ध्वनि प्रदूषण, आवास की कमी और अधिकांश प्रमुख भारतीय महानगरों में मलिन बस्तियों का प्रसार हो रहा है। इन शहरों का सामाजिक वातावरण भी खतरे में है। अनियंत्रित प्रवासन, अवैध बस्तियां, सामाजिक सांस्कृतिक असमानताएं, असमान आय वितरण और शहरी गरीबी जैसे मुद्दे बढ़ती आपराधिक गतिविधियों में योगदान दे रहे हैं। संगठित अपराध समूह, गैंगस्टर, पेशेवर अपराधी और यहाँ तक कि युवा भी इन शहरों में अपराध को अधिक समृद्ध जीवन के शॉर्टकट के रूप में देखते हैं। इसके अलावा अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि ने शहरों में बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पानी तक पहुंच, शहरी परिवहन और शैक्षिक और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं सहित मौजूदा भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को प्रभावित किया है। आज भारत में शहरीकरण की विशेषता अनियोजित और अनियंत्रित विकास है, जिसके परिणामस्वरूप शहरी फैलाव होता है। भूमि उपयोग योजना, विकास पैटर्न और आवासीय, औद्योगिक,
वाणिज्यिक और कार्यालय क्षेत्रों के बीच संबंध का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा उचित बुनियादी ढांचे के विकास ने आर्थिक विकास के साथ तालमेल नहीं बिठाया है, जिससे शहरी पर्यावरण में तेजी से गिरावट आई है, खासकर बड़े शहरों में। भारत में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो नगरपालिका सेवाएं प्रदान करने और पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है। इन चुनौतियों में शामिल है अनेक शासी संगठनों का अस्तित्व, गतिशीलता के लिए सीमित संसाधन, प्रभावी कॉरपोरेट योजना के लिए क्षमता की कमी, सूचना और सूचना प्रणालियों तक अपर्याप्त पहुंच, नीति कार्यान्वयन की अपर्याप्त निगरानी। जबकि नगर पालिकाएं नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में जूझती हैं, पर्यावरण प्रदूषण और खतरा प्रबंधन के मुद्दों पर अक्सर अपर्याप्त ध्यान दिया जाता है जब तक कि वे संकट में न बदल जाएं। 24.3 पर्यावरणीय गुणवत्ता पर शहरीकरण का प्रभाव। पर्यावरण की गुणवत्ता पर शहरीकरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसका मुख्य कारण औद्योगीकरण और व्यावसायीकरण के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में बढ़ी हुई मानवीय गतिविधियां हैं। इन गतिविधियों से पानी, ऊर्जा और कच्चे माल का व्यापक उपयोग होता है, जो वस्तुओं और सेवाओं में बदल जाते हैं। इन प्रक्रियाओं से उत्पन्न कचरा अक्सर उत्सर्जन और अनुपयोगी ठोस कचरे के रूप में पर्यावरण में छोड़ा जाता है, जो स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों में योगदान देता है। किसी शहर द्वारा संसाधन उपयोग की सीमा को मापने के लिए हम पारिस्थितिक पदचिह्न की अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं। अंग्रेजी में इसे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। यह शब्द कनाडाई पर्यावरणविद विलियम रीस द्वारा गढ़ा गया है। यह किसी शहर को भोजन, प्राकृतिक संसाधनों और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को अवशोषित करने के लिए आवश्यक वनस्पति के क्षेत्र की आपूर्ति के लिए आवश्यक भूमि की मात्रा को परिभाषित करता है। यह अवधारणा हमें किसी शहर के पर्यावरण पर प्रभाव को समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आपके पास भोजन की एक बड़ी प्लेट है और वह प्लेट पृथ्वी पर उपलब्ध सभी संसाधनों और स्थान का प्रतिनिधित्व करती है। अब सोचिए कि आप थाली में कितना खाना खा रहे हैं। यदि आप थाली में वापस रखे जाने वाले भोजन से अधिक खा रहे हैं, तो आप संसाधनों को प्रतिस्थापित करने की तुलना में तेजी से उपयोग कर रहे हैं, और यह टिकाऊ नहीं है। हर्बर्ट गिरार्डेट ने इस विचार का विस्तार करते हुए बताया कि जहां शहर दुनिया की केवल 2% भूमि पर कब्जा करते हैं, वहीं वे इसके 75% संसाधनों का उपभोग करते हैं। उन्होंने इसे लंदन के साथ चित्रित किया, जहां पारिस्थितिक पदचिह्न शहर के वास्तविक क्षेत्र से 125 गुना से अधिक तक फैला हुआ है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शहरीकरण ही पर्यावरणीय तनाव का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है। यह शहरीकरण उच्च जीवन स्तर, समृद्धि और जनसंख्या वृद्धि का संयोजन है, जिसका विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। भारत सहित विकासशील देशों में बड़े शहर चिंताजनक दर से बढ़ रहे हैं, जो पर्यावरण और बुनियादी ढांचे पर महत्वपूर्ण बोझ डाल रहे हैं। यह तीव्र और अनियंत्रित वृद्धि संसाधनों की कमी को बढ़ाती है, क्योंकि सेवाओं की मांग अक्सर आर्थिक विकास से आगे निकल जाती है। यह स्थिति कई प्रश्न उठाती है। शहरीकरण कितनी तेजी से हो रहा है? तेजी से शहरीकरण का पर्यावरण, बुनियादी ढांचे और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारी शहरी प्रणालियों को टिकाऊ बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? शहरीकरण कितनी तेजी से हो रहा है? इसे जानने के लिए आइए 1991 से 2001 तक भारत में शहरीकरण पैटर्न पर नजर डालें। भारत में शहरी आबादी 10 गुना से अधिक बढ़ गई है।
1901 में 2.6 करोड़ से बढ़कर 2001 में 28.5 करोड़ हो गई। इसके विपरीत इसी अवधि के दौरान कुल जनसंख्या 5 गुना से भी कम 23.8 करोड़ से बढ़कर 102.7 करोड़ हो गई। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भी बढ़ गया। 1901 में 11% से 1951 में 17% और फिर 2001 में 28% हो गया। भारत में कस्बों की संख्या भी बढ़ी है। 1901 में यह 1916 थी और 1951 में बढ़कर 2422 हो गई। 2001 में यह बढ़कर 5161 हो गया। यह डेटा भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण की प्रवृत्ति को रेखांकित करता है। जिन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, उन्हें मिलियन प्लस जाता है। 1901 में केवल कोलकाता ही 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर था। अब वर्तमान जनसंख्या 2001 में बढ़कर 3.5 करोड़ हो गई है। 10 लाख से अधिक शहरों में कुल जनसंख्या भी 1901 में 1.51 मिलियन से बढ़कर 2001 में 107.88 मिलियन हो गई थी, लगभग 50 गुना वृद्धि दर्शाता है। 1941 से 1951 के दौरान 10 लाख से अधिक शहरों की कुल आबादी में प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक 121% देखी गई, जो देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार हो सकती है। 10 लाख से अधिक शहरों में रहने वाली कुल आबादी के प्रतिशत में भी पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि देखी गई है। भारत के 4 प्रमुख महानगरों में जनसंख्या वृद्धि दर 100 वर्षों में दिल्ली की जनसंख्या में 30 गुना से अधिक वृद्धि देखी गई है। 1901 में 0.41 मिलियन से 2001 में 12.8 मिलियन हो गई, जबकि मुंबई की जनसंख्या में 20 गुना वृद्धि हुई है। 1901 से 2001 तक 0.8 मिलियन से 16.4 मिलियन हो गई। हालांकि पिछले 10 दशकों में चेन्नई ने पिछले 100 वर्षों के दौरान अपनी कुल जनसंख्या में 10 गुना से अधिक 0.59 मिलियन से 6.4 मिलियन वृद्धि का अनुभव किया है, जबकि महानगरीय शहरों में कोलकाता की कुल जनसंख्या में सबसे कम वृद्धि 9 गुना से कम हुई है। 1941 से 1951 की अवधि में जनसंख्या में सबसे उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें दिल्ली 90% वृद्धि के साथ अग्रणी रही। इसके बाद मुंबई 76% और चेन्नई 66% वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर रही। हालांकि उसी दौरान कोलकाता में तुलनात्मक रूप से कम 29% की वृद्धि दर का अनुभव हुआ। यह वृद्धि भारत के विभाजन के साथ हुई, जिसके कारण प्रमुख शहरों में बड़े पैमाने पर प्रवासन हुआ। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद दिल्ली में लगातार 10 साल की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही, जो 1951 से 2001 तक प्रत्येक जनगणना में 50% तक पहुंच गई। मुंबई में भी पर्याप्त वृद्धि देखी गई। इन जनगणना वर्षों के दौरान लगभग 40% की वृद्धि हुई। इसके विपरीत कोलकाता में 1951 से 2001 तक 10 साल की जनसंख्या वृद्धि दर में लगातार गिरावट देखी गई। पिछले 50 वर्षों में चेन्नई की विकास दर ने उच्च और निम्न वृद्धि की अवधि के साथ एक मिश्रित पैटर्न दिखाया है। प्रारंभ में 1981 तक कोलकाता भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर था, लेकिन 1991 की जनगणना में मुंबई ने इसे पीछे छोड़ दिया। फिर 2011 की अगली जनगणना में दिल्ली की आबादी कोलकाता से अधिक होने की उम्मीद है, अगर दोनों शहरों में विकास दर का पैटर्न समान होगा। इस प्रकार तालिका संख्या 3 से यह स्पष्ट है कि मुंबई और दिल्ली महानगर अपनी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं।
इस प्रकार शहरी भारत में, विशेष रूप से महानगरीय शहरों में जनसंख्या में तेज वृद्धि विशेष रूप से व्यावसायिक गतिविधियों की गुंजाइश और महत्वपूर्ण नौकरी के अवसरों के कारण है। महानगरीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, उदाहरण के लिए सड़क मार्ग, दूरसंचार, हवाई अड्डे, रेलवे और बंदरगाह जैसी सुविधाएं भी बेहतर है। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारत के शहरी परिदृश्य में जो प्रमुख परिवर्तन हुए हैं वे हैं शरणार्थियों की आमद और उनकी बस्तियां, विशेषकर उत्तरी भारत के शहरी क्षेत्रों में। चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर जैसे नए प्रशासनिक शहरों का निर्माण। प्रमुख शहरों के पास नए औद्योगिक शहरों और टाउनशिप का निर्माण। महानगरों का तीव्र विकास, ठहराव और कुछ मामलों में छोटे शहरों का पतन। मेट्रो शहरों में अवैध कब्जेदारों में भारी वृद्धि और झुग्गियों का प्रसार और शहरी ग्रामीण सीमाओं में नाटकीय परिवर्तन। बिगड़ता शहरी पर्यावरण भौतिक और सामाजिक दोनों, और अंत में शहरी बुनियादी ढांचे पर जबरदस्त दबाव। वास्तव में भारत में शहरीकरण की सकारात्मक भूमिका अक्सर शहरों में पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट के कारण कम हो गई है, जो अक्सर सेवाओं और बुनियादी ढांचे की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर के कारण होती है। 1.1 भौतिक पर्यावरण। वायु गुणवत्ता। भारत के शहरी क्षेत्र भौतिक पर्यावरण से संबंधित जटिल समस्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। विशेष रूप से वाहन, थर्मल और औद्योगिक और घरेलू उत्सर्जन के कारण इन क्षेत्रों में परिवेशी वायु की गुणवत्ता पिछले कुछ दशकों में तेजी से बिगड़ रही है। मोटर वाहन, जो वाहन प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, विशेष रूप से 1990 के दशक से संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तालिका 4। 1990 से 2000 तक 10 वर्षों के भीतर भारत में मोटर वाहनों की संख्या में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। प्रत्येक वर्ष औसतन 10% की वृद्धि पाई गई है, जो वायु प्रदूषण के संबंध में एक गंभीर मामला है। विशिष्ट मामले के अध्ययन से पता चलता है कि दिल्ली में वाहनों की संख्या 1991 में 1,813,000 से बढ़कर 1996 में 2,630,000 हो गई है। चेन्नई के बाद 6 वर्षों में 1.5 गुना वृद्धि हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली में उपशहरी ट्रेनों की कमी है, जहां बड़ी संख्या में आवागम करने वाली आबादी रहती है। दूसरी ओर दिल्ली और चेन्नई की तुलना में मुंबई और कोलकाता में वाहनों की संख्या में वृद्धि काफी कम थी। इसके अलावा अत्यधिक भीड़-भाड़ से सड़कें खराब हो जाती है, ईंधन दक्षता कम हो जाती है और कुछ प्रकार के वायु प्रदूषण बढ़ जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन, विशेष रूप से कोयला, ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में से एक है और निलंबित कणों के रूप में वायु प्रदूषण में योगदान देता है। जबकि बड़े उद्योग वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और निगरानी करने के इच्छुक हैं, लेकिन छोटे उद्योगों में प्रदूषण की जांच के लिए जानकारी, तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है। प्रवृत्ति विश्लेषण अगले 2 दशकों में थर्मल पावर, औद्योगिक स्रोतों से प्रदूषक उत्सर्जन में काफी वृद्धि की भविष्यवाणी करता है। शहरी परिवार आमतौर पर एलपीजी का उपयोग करते हैं, जबकि कम आय वाले परिवार कोयला, केरोसिन और बायोमास ईंधन का उपयोग करते हैं, जो अत्यधिक प्रदूषणकारी है और खराब वेंटिलेशन के कारण घर के अंदर वायु की गुणवत्ता और स्वास्थ्य को खराब करते हैं। वाहन प्रदूषण दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के प्रमुख शहरों में वाहन उत्सर्जन का उच्चतम अनुपात कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) है। इसके बाद हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। दिल्ली में कुल वाहन उत्सर्जन भार 1046 टन प्रति दिन सबसे अधिक है,
इसके बाद मुंबई में 660 टन प्रतिदिन और कोलकाता में 294 टन प्रतिदिन है। तीनों शहरों में कार्बन मोनोऑक्साइड 65% से अधिक उत्सर्जन करता है, जिसमें दिल्ली का योगदान 651 टन प्रतिदिन है। इसके बाद मुंबई का योगदान 497 टन प्रतिदिन और कोलकाता का योगदान 188 टन प्रतिदिन है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) का स्तर दिल्ली में सबसे अधिक 10.3 टन प्रतिदिन है। इसके बाद मुंबई में 5.6 टन प्रतिदिन और कोलकाता में 3.3 टन प्रतिदिन है। सबसे अधिक पंजीकृत वाहनों के साथ दिल्ली में वाहन उत्सर्जन भार भी सबसे अधिक है। सभी तत्वों में उच्चतम स्तर दर्ज किया गया है। ये वाहन उत्सर्जन इन शहरों में लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए परिवेशी वायु गुणवत्ता की स्थिति और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) का अर्थ समझें। परिवेशी वायु गुणवत्ता। परिवेशी वायु गुणवत्ता से तात्पर्य उस वातावरण की वायु की समग्र स्वच्छता और सुरक्षा से है जिसमें हम सांस लेते हैं। यह इस बात का माप है कि किसी शहर या पड़ोस जैसे किसी विशिष्ट स्थान में हवा कितनी शुद्ध या प्रदूषित है। वायु की गुणवत्ता विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकती है, जिसमें वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक, औद्योगिक गतिविधियां, धूल और पराग जैसे प्राकृतिक स्रोत और बहुत कुछ शामिल है। उदाहरण: कल्पना कीजिए कि आप एक शहर में रहते हैं और एक सुबह आप एक सुंदर, स्पष्ट दिन के लिए उठते हैं। आकाश नीला है और हवा ताज़ा और स्वच्छ महसूस होती है। आप गहरी सांस लेते हैं और यह असहज महसूस नहीं होता है या असामान्य गंध नहीं आती है। इस परिदृश्य में आप कह सकते हैं कि परिवेशी वायु गुणवत्ता अच्छी है क्योंकि जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं वह अपेक्षाकृत स्वच्छ और आपके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। अब आइए इसकी तुलना किसी अन्य दिन से करें। आप एक धुंधली सुबह में उठते हैं और हवा से धुआंधार और अप्रिय गंध आती है। आप हवा में धूल और कालिक की परत देख सकते हैं और आराम से सांस लेना मुश्किल हो गया है। इस मामले में परिवेशी वायु की गुणवत्ता खराब है क्योंकि हवा विभिन्न पदार्थों से प्रदूषित है, जिससे यह आपके स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक हो जाती है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम). सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) हवा में मौजूद छोटे ठोस या तरल कणों को संदर्भित करता है। ये कण विभिन्न स्रोतों से आ सकते हैं, जिनमें धूल, धुआं, कालिक और यहाँ तक कि छोटी तरल बूंदें भी शामिल है। एसपीएम के अलग-अलग आकार हो सकते हैं। कुछ कण इतने छोटे होते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो वे हमारे फेफड़ों में जा सकते हैं। उदाहरण: आइए सुबह के धुंधले परिदृश्य पर वापस जाएं जहां हवा की गुणवत्ता खराब थी। हवा में निलंबित कणों में छोटे धूल के कण, आसपास के कारखानों से निकलने वाले धुएं के कण और वाहनों के धुएं से निकलने वाली कालिक शामिल हो सकते हैं। ये कण हवा में निलंबित हैं, जिसका अर्थ है कि वे इधर-उधर तैर रहे हैं और जमीन पर नहीं बैठे हैं। जब आप सांस लेते हैं तो आप अनजाने में इनमें से कुछ निलंबित कणों को अपने फेफड़ों में ले जा सकते हैं। समय के साथ एसपीएम के उच्च स्तर के संपर्क में आने से श्वसन संबंधी समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यही कारण है कि वायु गुणवत्ता का आकलन करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एसपीएम स्तरों की निगरानी महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, परिवेशी वायु गुणवत्ता इस बारे में है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में हवा कितनी स्वच्छ या प्रदूषित है, और निलंबित कण पदार्थ (एसपीएम) हवा में छोटे कणों को संदर्भित करता है जो वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं
और संभावित रूप से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सभी के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए वायु गुणवत्ता की निगरानी और सुधार आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता और वायु प्रदूषण की स्थिति। भारत के शहरी क्षेत्रों में सबसे आम वायु प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और निलंबित कण पदार्थ SPM है। आमतौर पर यह देखा गया है कि अधिकांश भारतीय शहरों में SPM जैसे कुछ प्रदूषक कम हो रहे हैं, लेकिन विभिन्न शहरों में महत्वपूर्ण भिन्नताएं हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि देखी गई है, जो 1991 और 1995 के बीच 390 मिलीग्राम घन मीटर से बढ़कर 410 मिलीग्राम घन मीटर हो गया है। इसके विपरीत मुंबई में SO2 सांद्रता कम हो गई, लेकिन कोलकाता में बढ़ गई। भारत के शहरी क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो बढ़ती मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों में हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप है। भारत के जल संसाधन सतही और भूमिगत दोनों मानवीय कार्यों के कारण घट रहे हैं और तेजी से प्रदूषित हो रहे हैं। पानी की बर्बादी और संरक्षण की उपेक्षा ने समस्या को बढ़ा दिया है। शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण नदियों में अपशिष्ट जल का बड़े पैमाने पर प्रवाह हुआ है, जबकि भूजल के अत्यधिक उपयोग के कारण प्रति व्यक्ति जल संसाधनों में गिरावट आई है। 1993 में शहरी भारत के लगभग 84.9% लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध था, जबकि 1985 में यह आंकड़ा 69% था। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम अधिकारी निवासियों को पानी की आपूर्ति करने से पहले उसका उपचार करते हैं। हालांकि अधिकांश भारतीय नदियां अनुपचारित सीवेज, घरेलू अपशिष्ट और औद्योगिक निर्वहन से प्रदूषण के कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों को पूरा करने में विफल रहती है। शहरी जनसंख्या वृद्धि और बदलती जीवन शैली ने घरेलू पानी की मांग बढ़ा दी है, जिससे भूजल के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। सतही जल प्रदूषण, अनुपचारित अपशिष्ट जल के निर्वहन और अनुचित ठोस अपशिष्ट निपटान के कारण भूजल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। 16 प्रमुख भारतीय शहरों में सतही जल की गुणवत्ता का विश्लेषण pH, घुलनशील ऑक्सीजन DO, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड COD और टोटल कोलीफॉर्म TC जैसे मापदंडों का उपयोग करके किया गया है। अन्य प्रदूषकों में पानी का तापमान और अमोनिया शामिल है। औद्योगिक अपशिष्टों से निकलने वाले कीटनाशकों और जहरीली धातु के कारण भूजल की गुणवत्ता खराब हो गई है, जिससे आबादी के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो गया है। घरेलू अपशिष्ट जल की सबसे बड़ी मात्रा मुंबई में उत्पन्न होती है, प्रतिदिन 2228.1 मिलियन लीटर। इसके बाद कोलकाता 1383 मिलियन लीटर प्रतिदिन और दिल्ली 1270 मिलियन लीटर प्रतिदिन का स्थान आता है। इसके विपरीत चेन्नई सबसे कम मात्र 276 मिलियन लीटर प्रतिदिन का उत्पादन करता है। जब औद्योगिक अपशिष्ट जल की बात आती है, तो मुंबई इसके उत्पादन में भी अग्रणी है। 4 प्रमुख महानगरीय शहरों द्वारा एकत्रित और प्रबंधित अपशिष्ट जल के प्रतिशत को देखते हुए चेन्नई और मुंबई का प्रदर्शन दिल्ली और कोलकाता से बेहतर है। इन शहरों में अपशिष्ट जल उपचार के संदर्भ में ये सभी निपटान से पहले प्राथमिक और माध्यमिक उपचार प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। मुंबई मुख्य रूप से अपने एकत्रित अपशिष्ट जल को अरब सागर में बहा देता है, जबकि कोलकाता में कुछ को हुगली नदी में छोड़ दिया जाता है और बाकी का उपयोग मछली फार्मों में किया जाता है। दूसरी ओर दिल्ली और चेन्नई अपने अपशिष्ट जल का उपयोग मुख्य रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए करते हैं।
शेष पानी दिल्ली में यमुना नदी और चेन्नई में बंगाल की खाड़ी में छोड़ दिया जाता है। ठोस अपशिष्ट उत्पादन। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मुद्दा हमारे देश में, विशेषकर पिछले दशक में, एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया है। अतीत में अपशिष्ट प्रबंधन ज्यादा चिंता का विषय नहीं था, क्योंकि कचरे का निपटान पर्यावरण के अनुकूल तरीके से आसानी से किया जा सकता था। हालांकि लोगों की जीवन शैली में बदलाव, तेजी से शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण कचरे की न केवल मात्रा में वृद्धि हुई, बल्कि इसे संभालना भी कठिन हो गया। जैसे जैसे पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना शहरों का विस्तार हुआ, भारत के प्रमुख शहरी क्षेत्र कचरे के डंपिंग ग्राउंड में बदल गए हैं। भारत में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उत्पन्न होने वाले नगरपालिका ठोस कचरे की मात्रा छोटे शहरों में लगभग 100 ग्राम से लेकर बड़े शहरों में 500 ग्राम तक होती है। 1997 में अनुमानित 48 मिलियन टन ठोस कचरा उत्पन्न हुआ था। उदाहरण के लिए, मुंबई की जनसंख्या 1991 में लगभग 12.3 मिलियन से बढ़कर 2001 में 16.3 मिलियन हो गई, जो 32.5% की वृद्धि है। इसी अवधि के दौरान शहर में नगरपालिका अपशिष्ट उत्पादन 3,200 टन प्रतिदिन से बढ़कर 5,355 टन प्रतिदिन हो गया, जो 67% की वृद्धि है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि हाल के वर्षों में जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो गई है। इस प्रवृत्ति को बदलती जीवन शैली, आहार संबंधी आदतों और जीवन स्तर में सुधार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 1971 से 1997 तक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उत्पन्न कचरे की मात्रा 375 ग्राम से बढ़कर 490 ग्राम हो गई। जनसंख्या वृद्धि के साथ इस वृद्धि ने उत्पन्न कचरे की कुल मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार स्थानीय सरकारों के लिए चुनौतियां पैदा हो गई है। 1994 से 1995 और 1999 से 2000 के बीच 35 महानगरीय शहरों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस कचरे के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर इस अवधि के दौरान 25% की वृद्धि हुई, जिसमें दिल्ली 50% की वृद्धि के साथ अग्रणी रही। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय शहरों में उत्पादित ठोस कचरे की वार्षिक मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1947 में यह 6 मिलियन टन, जो 1997 तक बढ़कर 48 मिलियन टन मिलियन 2047 तक इसके 300 मिलियन टन वर्ष तक पहुंचने का अनुमान है। स्रोत CPCB 2000। शहरी नगरपालिका कचरे में कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच और कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। विशेष चिंता का विषय गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कचरे में वृद्धि है। फेंके गए प्लास्टिक बैग नालियों को अवरुद्ध करते हैं, घास के विकास में बाधा डालते हैं और उनके अंदर कचरे के प्राकृतिक अपघटन को रोककर समस्या को बदतर बनाते हैं। नगर निगम के कचरे में कार्बनिक पदार्थों का प्रतिशत पिछले 3 दशकों में 41% पर अपेक्षाकृत स्थिर रहा है, जबकि पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों का प्रतिशत 9.56 से बढ़कर 17.18% हो गया है। पिछले 20 वर्षों में पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक में 0.69 से 3.9% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। अपशिष्ट का निपटान अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। औद्योगीकरण की गति के कारण खतरनाक अपशिष्ट उत्पादन में वार्षिक वृद्धि हुई है। वर्तमान में देश में लगभग 7.2 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 1.4 मिलियन टन है, 0.1 मिलियन टन है और 5.2 मिलियन टन भूमि मिलियन टन है। स्रोत
पर्यावरण और वन मंत्रालय 2001। भारत में ठोस कचरे का संग्रहण और परिवहन महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है। वर्तमान में अधिकांश नगरपालिका ठोस कचरे का निपटान अवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, अक्सर उचित रोकथाम या लीचेट प्रबंधन के बिना शहर की सीमा के बाहर निचले इलाकों में। इसका पारिस्थितिकी तंत्र और मानव पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नागरिक अधिकारियों द्वारा एकत्र किया गया लगभग 90% नगरपालिका कचरा ऐसे डंपों में चला जाता है जहां भारी धातुएं भूजल को दूषित कर सकती हैं और लैंडफिल गैसें वायुमंडल में छोड़ी जाती है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करती है। इसके अतिरिक्त कई भारतीय शहरों में पर्याप्त अपशिष्ट परिवहन सुविधाओं का अभाव है, जिनमें से लगभग 70% इस कमी से पीड़ित है। भारतीय शहरों में नगरपालिका ठोस कचरे के कुप्रबंधन में विभिन्न कारक योगदान करते हैं, जिनमें अपर्याप्त वित्त, कम राजनीतिक प्राथमिकता, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी और उचित निपटान स्थलों की कमी शामिल है। नतीजतन निवासियों को हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू बुखार, एलिफेंटियासिस, हैजा जैसी अन्य बीमारियों का खतरा है। लैंडफिलिंग अपशिष्ट निपटान का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है, लेकिन इसमें अक्सर नियंत्रित भूमिगत दफन के बजाय खुले डंपिंग शामिल होती है। यह अवैज्ञानिक डंपिंग आसपास के जल संसाधनों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है। समस्या अन्य प्रकार के कचरे, जैसे संक्रामक अस्पताल अपशिष्ट, बूचड़खाने का कचरा और विभिन्न विषाक्त पदार्थों की उपस्थिति से और भी बढ़ जाती है, जो सभी स्थानीय जल निकायों को दूषित कर सकते हैं और जल प्रदूषण में योगदान कर सकते हैं। शोर का स्तर। वायु, जल और मृदा प्रदूषण के विपरीत ध्वनि प्रदूषण ने हाल ही में भारत में ध्यान आकर्षित किया है। ध्वनि प्रदूषण के प्राथमिक योगदानकर्ताओं में वाहन यातायात, औद्योगिक गतिविधियां, विभिन्न विद्युत उपकरण और मनोरंजन के स्रोत जैसे संगीत प्रणाली, टेलीविजन, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और बहुत कुछ शामिल है। ध्वनि प्रदूषण मुख्य रूप से महानगरीय शहरों, बड़े कस्बों में रहने वाले या कारखानों में काम करने वाले लोगों को प्रभावित करता है। प्रमुख भारतीय शहरों में ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। रात में औद्योगिक क्षेत्रों को छोड़कर, जब कारखाने आमतौर पर बंद होते हैं, शहर के अधिकांश हिस्सों में शोर का स्तर अनुशंसित मानकों से अधिक है। दिन के समय तो समस्या और भी बदतर हो जाती है, खासकर रिहायशी और शांत इलाकों में। एक अध्ययन में पाया गया कि प्रमुख शहरों में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और शांत क्षेत्रों में शोर का स्तर सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक है। औसतन शोर का स्तर 55 डीबी की अनुशंसित सीमा से अधिक है। यातायात में वृद्धि, औद्योगीकरण और शहरी भीड़ बढ़ते शोर के स्तर के मुख्य कारण हैं। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण का संक्षेप में उल्लेख किया गया। 1989 में एक अधिसूचना में शोर के लिए परिवेश गुणवत्ता मानक निर्धारित करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। फरवरी 2000 तक पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम स्थापित नहीं किए थे। ये नियम राज्य सरकारों पर क्षेत्रों को आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और शांत क्षेत्रों में वर्गीकृत करने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डालते हैं कि शोर का स्तर स्वीकार्य सीमा के भीतर रहे। सामाजिक वातावरण, शहरीकरण और मलिन बस्तियां। भारत सरकार का स्लम क्षेत्र सुधार और निकासी अधिनियम 1954 मलिन बस्तियों को अपर्याप्त स्वच्छता और आवास सहित खराब रहने की स्थिति वाले मुख्य रूप से आवासीय क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के अनुसार
मलिन बस्तियां घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, जिनमें खराब निर्माण, अक्सर अस्थायी आवास, उचित स्वच्छता और पीने के पानी की सुविधाओं का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में रहने वाले कम से कम 20 घरों वाले क्षेत्र को गैरअधिसूचित स्लम माना जाता है। अधिसूचित मलिन बस्तियां शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) या विकास प्राधिकरणों द्वारा मलिन बस्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त क्षेत्र हैं। शहरों में आने वाले कई प्रवासी श्रमिक वर्ग से हैं और किफायती आवास खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। वे अक्सर अपने कार्यस्थलों के पास उपलब्ध खुली जगहों पर बैठ जाते हैं और सस्ती सामग्री से अस्थायी झोपड़ियां बनाते हैं। इससे संख्या और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से मलिन बस्तियों की वृद्धि होती है। 1991 के आंकड़े बताते हैं कि कुल झुग्गी झोपड़ी आबादी का 41% हिस्सा 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रहता था, जहां भारत की कुल आबादी का केवल 27% हिस्सा रहता था। 0.5 से 10 लाख के बीच की आबादी वाले शहरों में कुल झुग्गी आबादी का केवल 9% पाया गया, बावजूद इसके कि इन शहरों में भारत की कुल आबादी का 20% निवास करता है। 0.3 से 0.5 मिलियन की आबादी वाले शहरों में कुल झुग्गी आबादी का केवल 6% हिस्सा था, हालांकि कुल आबादी का 19% वहां रहता था। इससे पता चलता है कि बड़े शहरों में झुग्गी झोपड़ियों की आबादी का प्रतिशत अधिक है, जिससे पता चलता है कि मध्यम आकार के शहर बड़े शहरों की तुलना में प्रवासियों के लिए कम अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए कई अकुशल लोग बड़े शहरों में जाना पसंद करते हैं और अक्सर आवास के लिए झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं। इस बीच 50,000 से कम आबादी वाले छोटे शहरों में उनकी कुल जनसंख्या हिस्सेदारी 18% की तुलना में झुग्गीवासियों का अनुपात 21% थोड़ा अधिक है। इससे पता चलता है कि इन छोटे शहरों में आवास की स्थिति आदर्श नहीं हो सकती है और कुछ अर्धपक्के, आंशिक रूप से निर्मित या कच्चे, अनौपचारिक घरों को मलिन बस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत के बड़े शहरों में झुग्गी झोपड़ियों की आबादी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। विभिन्न सरकारी आवास नीतियों के बावजूद मुंबई, कोलकाता और दिल्ली जैसे शहरों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा झुग्गियों में रहता है। पिछले 3 दशकों में भारत के 4 प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के प्रतिशत में लगातार वृद्धि हुई है, जिसमें सबसे अधिक वृद्धि मुंबई में हुई है। 1981 में मुंबई की 34% आबादी झुग्गियों में रहती थी और 2001 तक शहर की लगभग आधी या 49% आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगी। जबकि कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में मुंबई जितनी गंभीर स्थितियां नहीं थी, चेन्नई में भी 1991 और उसके बाद के वर्षों के बीच झुग्गी झोपड़ियों की आबादी में वृद्धि देखी गई। शहरी मलिन बस्तियों में रहने की स्थिति बेहद खराब होती है और इनमें अक्सर बुनियादी नागरिक सुविधाओं और सेवाओं का अभाव होता है। इससे पर्यावरण बिगड़ता है और निवासियों में बीमारी की दर अधिक होती है। भारतीय शहरों में अपराध। भारत के शहरी क्षेत्रों, विशेषकर बड़े शहरों में बढ़ती असमानताओं के कारण अपराध में वृद्धि देखी गई है। सामान्य प्रकार के शहरी अपराधों में संपत्ति की चोरी, महिलाओं के खिलाफ अपराध, बच्चों के खिलाफ अपराध, बुजुर्गों के खिलाफ अपराध और साइबर अपराध शामिल है। 2002 में 35 मिलियन से अधिक शहरों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत आने वाले कुल 297,679 अपराध दर्ज किए गए थे। इसमें 2001 में रिपोर्ट किए गए 289,775 अपराधों की तुलना में 2.7% की वृद्धि दर्ज की, जबकि राष्ट्रीय प्रवृत्ति में केवल 0.6% की मामूली वृद्धि देखी गई।
प्रमुख भारतीय शहरों में हत्या 5.9%, हत्या का प्रयास 6.2%, डकैती 37.1%, दंगे 1.3% और दहेज हत्या 10.1% की उच्च दर दर्ज की गई। मेट्रोपॉलिटन केंद्रों ने विभिन्न अन्य अपराधों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश में ऑटो चोरी के मामलों में 45.9%, धोखाधड़ी के मामलों में 31.5% और जालसाजी के मामलों में 28.6% का योगदान दिया। दिल्ली और मुंबई, दो सबसे बड़े शहर, 35 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में दर्ज किए गए कुल अपराधों में क्रमशः 14.8% और 8.8% के लिए जिम्मेदार है। 2002 में आईपीसी अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने वाले कुछ शहरों में पंजाब में लुधियाना 46.8% वृद्धि, गुजरात में वडोदरा 41.0%, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा 34.9% और हरियाणा में फरीदाबाद 31.5% शामिल है। शहरों में अपराध दर। यह देखा गया है कि अधिकांश शहरों में कुल राज्य की अपराध दर की तुलना में रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या अधिक है। केवल आसनसोल, अमृतसर, चेन्नई, कोयंबटूर, मुंबई और सूरत में अपराध दर राज्य के औसत से कम थी। विशेष और स्थानीय कानून एसएलएल अपराध। 2002 में 35 प्रमुख शहरों में एसएलएल अपराधों के 689 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष के 759 मामलों से कम है, जो 4.9% वृद्धि की राष्ट्रीय प्रवृत्ति के विपरीत था। इस कमी के बावजूद इन शहरों ने कॉपीराइट अधिनियम 36.9%, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 22.4%, अनैतिक व्यापार पी अधिनियम 17.9% और शस्त्र अधिनियम 19.9% जैसे विभिन्न कानूनों के तहत मामलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लुधियाना में एसएलएल मामलों का प्रतिशत सबसे अधिक 78.2% था। इसके बाद वाराणसी में 72.3% था। कोलकाता और विजयवाड़ा में भी बड़ी संख्या में एसएलएल मामले सामने आए। साइबर अपराध। भारतीय शहरों में साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। 2000 का आईटी अधिनियम विभिन्न साइबर अपराधों को कवर करता है। 2002 में इस अधिनियम के तहत कुल 70 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से लगभग 47% ऑनलाइन अश्लील प्रकाशन और प्रसारण से संबंधित थे। उस वर्ष ऐसे अपराधों के लिए 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में इन मामलों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई। पर्यावरणीय अवसंरचना। आवास, परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, बिजली, पानी, स्वच्छता और शिक्षा जैसी शहरी सेवाओं की बढ़ती मांग इन सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट का कारण बन रही है। शहर के अधिकारियों द्वारा शहरी विकास की उपेक्षा ने शहरों को प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों के प्रति संवेदनशील बना दिया है, जैसा कि जुलाई 2005 में मुंबई बाढ़ से उजागर हुआ था। हाल के वर्षों में शहरी निवासियों की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। आवास एवं सुविधाएं। भारतीय शहरों में आवास की स्थिति अलग अलग है। मुंबई में 34% परिवार अर्धपक्के घरों में और 3% कच्चे घरों में रहते हैं। दिल्ली में 11% परिवार अर्धपक्के घरों में और 1% से भी कम कच्चे घरों में रहते हैं। कोलकाता में केवल 5% अर्धपक्के मकान है। हालांकि इन महानगरों में भीड़भाड़ एक समस्या है। मुंबई की 56% आबादी के लिए एक कमरे में 3 से अधिक व्यक्ति होते हैं।
स्वच्छता के संबंध में मुंबई में फ्लश शौचालयों की लगभग सार्वभौमिक पहुंच है, लेकिन उनमें से कई आवास परिसर के बजाय सार्वजनिक स्थानों पर है। कोलकाता और दिल्ली में आबादी का एक बड़ा हिस्सा गड्ढे वाले शौचालयों का उपयोग करता है। अफसोस की बात है कि दिल्ली में 6% के साथ साथ चेन्नई की लगभग 9% आबादी के पास शौचालय सुविधाओं का अभाव है। सुरक्षित पेयजल की पहुंच मुंबई में सबसे अच्छी है, जहां लगभग पूरी आबादी को पाइप से पानी मिलता है। कोलकाता में 35% हैंडपंप पर निर्भर हैं और चेन्नई में 31%। आश्चर्यजनक रूप से भारत में शहरी आबादी का आधा हिस्सा पीने के पानी को शुद्ध नहीं करता है, जिससे विशेष रूप से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों और कम आय वाले समूहों, विशेषकर बच्चों और शिशुओं के बीच स्वास्थ्य जोखिम पैदा होता है। मुंबई में बिजली की पहुंच लगभग सार्वभौमिक है, जबकि चेन्नई की लगभग 10% आबादी और कोलकाता की 6% आबादी के पास बिजली की पहुंच नहीं है। भारत के अधिकांश शहरी क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक ईंधन एलपीजी है। इसके बाद बायोमास ईंधन और मिट्टी का तेल आता है। हालांकि कोलकाता और चेन्नई में 50% से अधिक आबादी केरोसिन पर निर्भर है। कोलकाता को छोड़कर, जहां 15% आबादी इसका उपयोग करती है, सभी 4 मेट्रो शहरों में केवल एक छोटा प्रतिशत, 9% से कम, लोग बायोमास ईंधन का उपयोग करते हैं। कोलकाता और चेन्नई में केरोसिन और अन्य पारंपरिक ईंधन पर यह उच्च निर्भरता इन शहरों में इंडोर वायु प्रदूषण में योगदान करती है। शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा का उपयोग। कोयला और तेल उत्पादों जैसे वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधनों की खपत पर शहरीकरण के प्रभाव के कारण शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा उपयोग का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं, वे उद्योग, वाणिज्य और घरों में गैर व्यावसायिक से वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। व्यावसायिक ऊर्जा खपत का लगभग 80% शहरी क्षेत्रों में होता है, भले ही वे कुल जनसंख्या का केवल 32% ही बनाते हैं। यह शहरी विकास और बढ़ी हुई व्यावसायिक ऊर्जा खपत के बीच संबंध को उजागर करता है। शहरी निवासी अक्सर ऊर्जाघन परिवहन साधनों का उपयोग करते हैं और घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शहरी वातावरण में भूमि उपयोग पैटर्न, स्थानिक संरचनाएं और औद्योगिक स्थान भी ऊर्जा खपत के स्तर को प्रभावित करते हैं। बदलती जीवन शैली और ऊर्जा का उपयोग। शहरी निवासियों की जीवन शैली में बदलाव के कारण ऊर्जा के उपयोग में विविधता आई है। आवासीय क्षेत्र में शहरी गरीब परिवार ईंधन लकड़ी और चारकोल स्टोव से मिट्टी के तेल स्टोव पर स्थानांतरित हो गए हैं। बिजली का बढ़ता उपयोग एयर कंडीशन, डेजर्ट कूलर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक केतली और टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम और होम थिएटर सहित विभिन्न घरेलू विद्युत उपकरणों की बढ़ती लोकप्रियता से स्पष्ट है। यहाँ तक कि मध्यम आय वर्ग भी स्कूटर और कारों का अधिक उपयोग कर रहे हैं। अधिक उपलब्धता और सामर्थ्य के कारण तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, एलपीजी और बिजली जैसे आधुनिक ऊर्जा वाहक शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। ग्रामीण परिवारों की तुलना में शहरी परिवार बड़ी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली ऊर्जा का उपभोग करते हैं। उपयोगी ऊर्जा खपत का आकलन करने के लिए केवल अंतिम ऊर्जा खपत को मापने से आगे बढ़कर मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में सापेक्ष ऊर्जा की कमी के इस मुद्दे को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। शहरी क्षेत्र भी बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत करते हैं, जिनमें से 2/3 आयात किया जाता है।
इसलिए शहरी ऊर्जा नीतियों में ऊर्जा सुरक्षा पर विचार किया जाना चाहिए। ऊर्जा और पर्यावरण पर शहरीकरण का प्रभाव। शहरीकरण के बढ़ते स्तर का ऊर्जा बाजारों और वैश्विक पर्यावरण पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ऊर्जा उत्पादन और उपयोग ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत है, इसलिए ऊर्जा स्रोतों का चुनाव और उनका पर्यावरणीय प्रभाव पर्यावरणीय स्थिरता के भविष्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार देगा। पर्यावरणीय परिणाम चुने गए ऊर्जा वाहकों के प्रकार पर निर्भर करते हैं, जो कुशल उपयोग के महत्व को रेखांकित करते हैं और ऊर्जा स्रोतों का चयन करते समय पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार करते हैं। भाग पहला 2.3 परिवहन। भारत में परिवहन एक बड़ा मुद्दा है, खासकर शहरों में। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिक से अधिक लोग कार और बाइक जैसे मोटर वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे अधिक लोग इन वाहनों का उपयोग करते हैं, शहरों में हमारे घूमने फिरने के तरीके में बदलाव आ रहा है। इससे हमारे शहर और अधिक फैल रहे हैं, जिसका मतलब है कि लोगों को निजी वाहनों पर और भी अधिक भरोसा करने की जरूरत है। अभी भारत में प्रति 1000 लोगों पर लगभग 40 वाहन, बाइक और तिपहिया वाहन सहित है। यह बहुत अधिक लग सकता है, लेकिन जब आप इसकी तुलना अमीर देशों से करते हैं, तो यह वास्तव में बहुत कम है। पिछले 10 वर्षों में भारत में वाहनों की संख्या हर साल लगभग 10% बढ़ रही है, लेकिन बड़े शहरों में यह और भी तेजी से बढ़ रहा है, हर साल 5% से अधिक, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत तेज है। यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है क्योंकि शहरों में लोग अधिक पैसा कमाते हैं और सरकार एक मजबूत कार उद्योग बनाना चाहती है। अधिक कारें और बाइक होने से लोगों के लिए शहरों में घूमना आसान हो गया है और जिनके पास अधिक पैसे हैं, उनके लिए इसका आनंद लेना आसान हो गया है। लेकिन बड़ी समस्याएं भी हैं। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है ट्रैफिक जाम। आप संभवतः पहले भी ट्रैफिक में फंस चुके हैं और आप जानते हैं कि यह कितना निराशाजनक हो सकता है। अधिक वाहनों का मतलब है अधिक ट्रैफिक और भारतीय शहरों में यह बदतर होता जा रहा है। दूसरी समस्या वायु प्रदूषण है। सड़क पर इतने सारे वाहनों के कारण वे बहुत अधिक गंदी हवा पैदा करते हैं। इस गंदी हवा में सांस लेना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है और दुर्घटना का खतरा भी अधिक रहता है। भले ही हमारे पास अन्य स्थानों की तरह उतने वाहन नहीं हैं, फिर भी हमारे शहरों को दुर्घटनाओं के लिए जोखिम भरा माना जाता है। 1997 में भारत के शीर्ष 15 शहरों में 75,605 दुर्घटनाएं हुई और उन दुर्घटनाओं में 6,242 लोगों की मृत्यु हो गई। अकेले दिल्ली में, जहां 2.8 मिलियन वाहन थे, 11,000 से अधिक दुर्घटनाएं हुई और उनमें से 24% घातक थी। इसलिए कुछ स्थानों की तुलना में कम वाहनों के बावजूद हमें अपनी सड़कों पर दुर्घटनाओं का बड़ा खतरा रहता है। एक शहरी पर्यावरण प्रबंधन पर नीति परिप्रेक्ष्य। शहरी पर्यावरण प्रबंधन नीतियां आज के शहरी मुद्दों के कारण महत्वपूर्ण हैं। हमें न केवल मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए टिकाऊ शहर बनाने की जरूरत है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए रहने योग्य बने रहें। आइए शहरी वातावरण के प्रबंधन के लिए कुछ प्रमुख नीतिगत पहलुओं पर नजर डालें। भाग 2। प्रश्न 1, शहरी परिवेश में मुख्य प्रबंधन मुद्दे क्या है? उत्तर 1, शहरी पर्यावरण में मुख्य प्रबंधन मुद्दों में पर्यावरणीय बुनियादी ढांचे और सेवाओं तक पहुंच, शहरी कचरे और उत्सर्जन से प्रदूषण, संसाधन हानि और पर्यावरणीय खतरे शामिल है।
प्रश्न 2, शहरी क्षेत्रों में सेवा योग्य भूमि और आश्रय तक खराब पहुंच के अंतर्निहित कारण क्या है और कौन से नीतिगत सुधार इन मुद्दों का समाधान कर सकते हैं? उत्तर 2, अंतर्निहित कारण उच्च विनियमित कीमतों और गरीबों के लिए किफायती आवास की कमी के साथ शहरी भूमि और आवास बाजार के खराब कामकाज के कारण सेवा योग्य भूमि और आश्रय तक पहुंच में कमी होती है। नीति सुधार, इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए नीतिगत सुधारों में संपत्ति के अधिकारों में सुधार, बंधक वित्तपोषण विकसित करना, किफायती आवास मानकों को पेश करना, गरीबों को सब्सिडी को लक्षित करना और अनावश्यक नियमों और सरकारी सब्सिडी को कम करना शामिल हो सकता है। प्रश्न 3, शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति, स्वच्छता, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित समस्याओं के अंतर्निहित कारण क्या है और कौन से नीतिगत सुधार इन सेवाओं में सुधार कर सकते हैं? उत्तर 3, अंतर्निहित कारण जल आपूर्ति, स्वच्छता, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याएं सरकारी एकाधिकार, भारी विनियमित कीमतों और भारी सब्सिडी के प्रभुत्व वाले आपूर्ति पक्ष से उत्पन्न होती है। नीति सुधार, इन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों में मूल्य निर्धारण और मांग प्रबंधन शुरू करना, सब्सिडी पर पुनर्विचार करना, विकेंद्रीकरण, निजीकरण की ओर बढ़ना और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है। प्रश्न 4, शहरी क्षेत्रों में जल प्रदूषण के मुद्दों का क्या कारण है और कौन से नीतिगत सुधार जल प्रदूषण की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? उत्तर 4, कारण जल प्रदूषण के मुद्दे अनियंत्रित नगरपालिका और औद्योगिक निर्वहन, अत्यधिक पानी के उपयोग, अपशिष्ट उत्पादन और पानी की मात्रा और गुणवत्ता के मुद्दों को संबोधित करने में विफलता के कारण होते हैं। नीति सुधार, जल प्रदूषण को संबोधित करने में जल मूल्य निर्धारण और अपशिष्ट शुल्क लागू करना, सीवेज उपचार पर सब्सिडी देना, नियमों और निगरानी प्रवर्तन क्षमता को मजबूत करना और व्यापक बेसिन योजनाएं तैयार करना शामिल है। प्रश्न 5, शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा के उपयोग और वायु प्रदूषण के मुद्दों के अंतर्निहित कारण क्या है और इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है? उत्तर 5, अंतर्निहित कारण ऊर्जा के उपयोग और वायु प्रदूषण की समस्याएं बढ़ती मोटर चालन, परिवहन भीड़, सरकार प्रभुत्व वाली ऊर्जा आपूर्ति, भारी ऊर्जा सब्सिडी और कम गुणवत्ता वाले ईंधन के घरेलू उपयोग के परिणामस्वरूप होती है। नीति सुधार, इन समस्याओं के समाधान में ऊर्जा और ईंधन मूल्य निर्धारण, सड़क शुल्क, उत्सर्जन शुल्क, ऑटोमोबाइल और ईंधन सब्सिडी को कम करना, परिवहन और भूमि उपयोग योजना को एकीकृत करना, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, ईंधन प्रतिस्थापन और वाहन रखरखाव शामिल है। भाग 3, प्रश्न 6, शहरी क्षेत्रों में ठोस और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमुख मुद्दे क्या हैं और कौन से नीतिगत सुधार अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार कर सकते हैं? उत्तर 6, मुख्य मुद्दे, प्रमुख मुद्दों में खराब नगरपालिका प्रबंधन, निपटान सुविधाओं की कमी, अपर्याप्त विनियमन और प्रवर्तन शामिल है। नीति सुधार, अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए नीतिगत सुधारों में विनियमन, लाइसेंसिंग और शुल्क शुरू करना, अपशिष्ट न्यूनीकरण को प्रोत्साहित करना, संचालन को मजबूत करना और निपटान संचालन का निजीकरण शामिल हो सकता है। प्रश्न 7, शहरी क्षेत्रों को किन संसाधनों की हानि का सामना करना पड़ रहा है और इन हानियों को कैसे संबोधित किया जा सकता है? उत्तर 7, संसाधन हानि, संसाधन हानि में भूजल की कमी, भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण, कृषि और ऐतिहासिक संपत्ति की हानि और पर्यावरणीय खतरे शामिल है। संसाधन हानियों को संबोधित करना, इन हानियों को संबोधित करने में संपत्ति के अधिकारों को स्पष्ट करना, निष्कर्षण शुल्क शुरू करना,
वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देना, भूमि विकास का समन्वय करना, कृत्रिम भूमि की कमी को दूर करना, स्थायी भूमि उपयोग प्रथाओं को विकसित करना और प्राकृतिक और मानव निर्मित के लिए तैयारी करना और कम करना शामिल है। खतरे। प्रश्न 8, शहरी क्षेत्रों में कृषि और ऐतिहासिक संपत्ति के नुकसान का कारण क्या है और कौन से नीतिगत सुधार इस नुकसान को रोक सकते हैं? उत्तर 8। कारण, कृषि और ऐतिहासिक संपत्ति का नुकसान संपत्ति के अधिकारों की कमी, कमजोर विनियमन प्रवर्तन, खराब रखरखाव और भूमि की कीमतों में सामाजिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करने में विफलता के कारण होता है। नीति सुधार। इस नुकसान को रोकने में संरक्षण के लिए कर प्रोत्साहन शुरू करना, प्रभावी पुनर्विकास योजना, जोनिंग और बिल्डिंग कोड का उपयोग करना और संपत्ति अधिकार विकसित करना शामिल है। प्रश्न 9, शहरी क्षेत्रों द्वारा सामना किए जाने वाले पर्यावरणीय खतरे क्या हैं और शहरी क्षेत्र इन खतरों के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं और उन्हें कम कर सकते हैं? उत्तर 9। पर्यावरणीय खतरे। पर्यावरणीय खतरों में प्राकृतिक खतरे और मानव निर्मित खतरे शामिल हैं। तैयारी और शमन। पर्यावरणीय खतरों के लिए तैयारी और उन्हें कम करने में भूमि बाजारों को सक्षम करना, खतरनाक निर्माण प्रथाओं के लिए हतोत्साहन प्रदान करना, आपदा प्रतिरोधी निर्माण तकनीकों को प्रोत्साहित करना, पर्यावरणीय जोनिंग को शुरू करना और लागू करना, शहरी आपदा तैयारी योजना तैयार करना और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना शामिल है। प्रश्न 10, शहरी क्षेत्रों में मानव निर्मित खतरे समस्याग्रस्त क्यों हैं और शहरी क्षेत्र इन खतरों से प्रभावी ढंग से कैसे निपट सकते हैं? उत्तर 10। कारण, मानव निर्मित खतरे अपर्याप्त विनियमन और प्रवर्तन और खतरनाक गतिविधियों के साथ साथ कम आय वाली बस्तियों की उपस्थिति के परिणामस्वरूप होते हैं। मानव निर्मित खतरों को संबोधित करना। इन खतरों को संबोधित करने में पर्यावरणीय जोनिंग शुरू करना और लागू करना, शहरी आपदा तैयारी योजना तैयार करना और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना शामिल है। इसमें आपदा शमन योजनाएं विकसित करना भी शामिल है। प्रश्न 1, शहरों को अपने पर्यावरण का प्रबंधन करते समय किन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उत्तर 1, शहरी वातावरण का प्रबंधन शहरों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि निवासियों को स्वच्छ पानी, किफायती आवास और कचरा संग्रहण जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त शहर अक्सर प्रदूषण की समस्या से जूझते हैं और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए उनके पास योजनाएं होनी चाहिए। प्रश्न 2, शहरों में कुछ लोगों के लिए किफायती आवास ढूंढना मुश्किल क्यों है और इस चुनौती से कैसे निपटा जा सकता है? उत्तर 2, कड़ाई से विनियमित कीमतों और बजटनुकूल आवास विकल्पों की कमी जैसे कारकों के कारण किफायती आवास की तलाश कई शहरवासियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए शहरी नीतियों में सुधार किया जा सकता है। इसमें संपत्ति नियमों को समायोजित करना, बंधक वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाना, किफायती आवास मानकों को स्थापित करना, कम आय वाले व्यक्तियों के लिए सब्सिडी को लक्षित करना और अनावश्यक नियमों और सरकारी समर्थन को सुव्यवस्थित करना शामिल हो सकता है। प्रश्न 3, कुछ शहरों को स्वच्छ जल, स्वच्छता और कुशल कचरा निपटान सेवाएं प्रदान करने में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है और इन सेवाओं को बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीतियां लागू की जा सकती हैं? उत्तर 3, कुछ शहरों को सरकारी नियंत्रण, मूल्य विनियमन और भारी सब्सिडी के कारण स्वच्छ पानी, स्वच्छता और कचरा निपटान सेवाएं प्रदान करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन सेवाओं में सुधार में मांग को प्रतिबिंबित करने वाली मूल्य निर्धारण संरचनाएं शुरू करना, सब्सिडी आवंटन पर पुनर्विचार करना, विकेंद्रीकृत और निजीकृत समाधानों की ओर बढ़ना और सेवा प्रबंधन में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है।
प्रश्न 4, शहरी क्षेत्रों में जल प्रदूषण के कारण क्या है और इसे कैसे कम किया जा सकता है? उत्तर 4, शहरी क्षेत्रों में जल प्रदूषण आम तौर पर अनियमित नगरपालिका और औद्योगिक निर्वहन, अत्यधिक पानी के उपयोग और अपर्याप्त जल गुणवत्ता प्रबंधन से उत्पन्न होता है। जल प्रदूषण को संबोधित करने में जल मूल्य निर्धारण और अपशिष्ट शुल्क शुरू करना, सीवेज उपचार पर सब्सिडी देना, नियमों को मजबूत करना, निगरानी और प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाना और जल बेसिन प्रबंधन के लिए व्यापक योजनाएं विकसित करना जैसे उपायों को लागू करना शामिल है। प्रश्न 5, शहरी हवा कभी-कभी प्रदूषित क्यों होती है और हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? उत्तर 5, शहरी वायु प्रदूषण अक्सर उच्च मोटर चालन दर, यातायात भीड़, ऊर्जा आपूर्ति पर सरकारी एकाधिकार, पर्याप्त ऊर्जा सब्सिडी और घरों में कम गुणवत्ता वाले ईंधन के उपयोग जैसे कारकों के कारण होता है। ऊर्जा और उत्सर्जन के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र को लागू करने, ऑटोमोबाइल और गंदे ईंधन के लिए सब्सिडी को कम करने, परिवहन और भूमि उपयोग योजना को एकीकृत करने, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और उचित वाहन रखरखाव को प्रोत्साहित करने जैसे उपायों के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न 6, शहरों को ठोस और खतरनाक कचरे के प्रबंधन में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं? उत्तर 6, शहरों में ठोस और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन में चुनौतियों का कारण अपर्याप्त नगरपालिका प्रबंधन, अपर्याप्त निपटान सुविधाएं, कमजोर नियम और सीमित प्रवर्तन जैसे कारक है। अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए शहर विनियम, लाइसेंसिंग और अपशिष्ट निपटान शुल्क शुरू करने, अपशिष्ट कटौती को प्रोत्साहित करने, अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों में सुधार करने और निपटान गतिविधियों में निजी कंपनियों को शामिल करने जैसी रणनीतियों को लागू कर सकते हैं। प्रश्न 7, शहरी क्षेत्रों में संसाधनों की हानि का कारण क्या है और इन हानियों को कैसे रोका जा सकता है? उत्तर 7, शहरी संसाधन हानि जैसे भूजल की कमी और भूमि क्षरण अक्सर अस्पष्ट संपत्ति अधिकारों और अस्थिर संसाधन उपयोग के परिणामस्वरूप होती है। इस तरह के नुकसान को रोकने के लिए शहर संपत्ति के अधिकारों को स्पष्ट कर सकते हैं, निष्कर्षण शुल्क लगा सकते हैं, वर्षा जल संचयन जैसी स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा दे सकते हैं और विशेष रूप से पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में संसाधन उपयोग की निगरानी और विनियमन कर सकते हैं। प्रश्न 8, शहर मूल्यवान संपत्तियों और ऐतिहासिक स्थलों को गिरावट और हानि से कैसे बचा सकते हैं? उत्तर 8, अस्पष्ट नियमों और अपर्याप्त संरक्षण प्रयासों के कारण मूल्यवान संपत्तियां और ऐतिहासिक स्थल खराब हो सकते हैं या नष्ट हो सकते हैं। शहर इन संपत्तियों के संरक्षण के लिए कर प्रोत्साहन की पेशकश करके, प्रभावी पुनर्विकास योजना और जोनिंग को लागू करके और स्पष्ट संपत्ति स्वामित्व नियमों की स्थापना करके इन संपत्तियों की रक्षा कर सकते हैं। प्रश्न 9, शहरों को किन प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों का सामना करना पड़ सकता है और वे इन जोखिमों के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं और उन्हें कम कर सकते हैं? उत्तर 9, शहर विभिन्न खतरों के संपर्क में आ सकते हैं, जिनमें बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं और औद्योगिक दुर्घटनाएं जैसे मानव निर्मित खतरे शामिल हैं। इन जोखिमों के लिए तैयारी करने और उन्हें कम करने के लिए शहर जोखिम भरी निर्माण प्रथाओं को रोकने के लिए नियम लागू कर सकते हैं, भूमि उपयोग निर्णयों में समुदाय को शामिल कर सकते हैं और आपदा तैयारी योजना और प्रतिक्रिया क्षमता विकसित कर सकते हैं। प्रश्न 10, शहर मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले खतरों से कैसे निपट सकते हैं और वे ऐसे जोखिमों के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं? उत्तर 10,
प्रदूषण और खतरनाक औद्योगिक संचालन जैसी मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न खतरे अक्सर कमजोर नियमों और गैरानुपालन के कारण होते हैं। शहर सख्त पर्यावरणीय नियमों को लागू करके, शहरी आपदा तैयारियों की योजना बनाकर और आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की क्षमता का निर्माण करके इन खतरों से निपट सकते हैं। इन खतरों के प्रभावों को कम करने के लिए योजनाएं बनाना महत्वपूर्ण है। शहरी शासन और शहरी पर्यावरण, बुनियादी ढांचा और सेवा प्रबंधन। शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के अलावा केंद्र सरकार नीतियां बनाने, कार्यक्रमों का समर्थन करने, मंत्रालयों और राज्यों के बीच गतिविधियों का समन्वय करने और राष्ट्रीय स्तर पर शहरी विकास और आवास मुद्दों की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत सरकार GOI की कुछ प्रमुख पहलों में शामिल है। राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति। यह नीति शहरी परिवहन चुनौतियों का समाधान करती है। क्षेत्र सुधार और सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए दिशानिर्देश। ये दिशानिर्देश शहरी जल और स्वच्छता क्षेत्र पर केंद्रित है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं CSS। ये योजनाएं छोटे और मध्यम शहरों में एकीकृत विकास का समर्थन करती है। मेगा सिटी योजनाएं, प्रमुख शहरों पर लक्षित पहल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विशेष विकास योजनाएं, देश की राजधानी क्षेत्र के लिए लक्षित योजनाएं। त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम, शहरी जल आपूर्ति में सुधार के लिए एक पहल। कम लागत वाली स्वच्छता, किफायती स्वच्छता को बढ़ावा देने का प्रयास। राजकोषीय रियायतें, शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कर अवकाश सहित। शहरी पर्यावरण अवसंरचना योजनाएं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों को कवर करना। प्रशिक्षण और सूचना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वित्त पोषित करना और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट योजना मैनुअल जैसे मैनुअल बनाना। भारत में शहरी स्थानीय सरकार की उत्पत्ति ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में हुई। उस समय मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जैसे शहरों में नगर निगमों की स्थापना की गई थी। शहरीकरण और बढ़ती जटिलताओं के बावजूद नगर निकायों की संरचना काफी हद तक अपरिवर्तित रही। हालांकि सेवा प्रावधान और लोकतांत्रिक शासन के लिए स्थानीय स्वशासन के महत्व की मान्यता बढ़ रही है। 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का उद्देश्य नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों की संरचना का मानकीकरण करना था। शहरी स्थानीय निकाय लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जिन्हें लोगों की इच्छाओं और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। वे लोगों की भागीदारी, बॉटम अप योजना और प्रभावी कार्यान्वयन के अवसर प्रदान करते हैं। 74वें CA ने कई बदलाव पेश किए, जिनमें कार्यों को निर्दिष्ट करना, योजना निकायों की स्थापना, वार्ड समितियां बनाना और महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करना शामिल है। इन सुधारों के बावजूद शहरी स्थानीय निकायों को राजस्व संग्रह और सेवा वितरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन JNNURM जैसी पहल शुरू की है। JNNURM शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं और बुनियादी ढांचे और शासन सुधार पर केंद्रित है। इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट IHSDP जैसी अन्य योजनाओं का उद्देश्य झुग्गीवासियों के लिए बेहतर रहने की स्थिति प्रदान करना है। निष्कर्ष: जैसे जैसे भारत में शहरीकरण जारी है, पर्यावरणीय गिरावट और बुनियादी ढांचे की चुनौतियां तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। शहरीकरण से पर्यावरण की गुणवत्ता खराब हो सकती है और मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ सकता है। बदलती जीवन शैली और आय में असमानताएं भी पर्यावरणीय मुद्दों में योगदान करती है। अपशिष्ट निपटान की उपेक्षा, अपर्याप्त जल उपचार
और बढ़ता मोटर चालित परिवहन प्रदूषण और सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा करता है। पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी सेवाओं के लिए जिम्मेदार शहरी स्थानीय निकायों के पास अक्सर वित्तीय संसाधनों और पर्यावरण प्रबंधन विशेषज्ञता का अभाव होता है। हालांकि सकारात्मक विकास भी हुए हैं, जैसे वायु प्रदूषण को सीमित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और हरित ईंधन का उपयोग करने के सरकारी प्रयास। पारिस्थितिक पदचिह्न और हरित लेखांकन जैसे उपकरण विकसित होने के साथ सतत विकास और पर्यावरण जागरूकता बढ़ रही है। लक्ष्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए अतीत से विरासत में मिले वातावरण से बेहतर पर्यावरण छोड़ना है। आपको उस कॉलोनी का सर्वेक्षण करने का काम सौंपा गया है जिसमें आप रहते हैं और यह पता लगाना है कि क्या घरों में ए. स्वच्छ पीने का पानी है, बी. फ्लश शौचालय है, सी. बिजली कनेक्शन है, डी. घरों में कमरों की संख्या और प्रति घर व्यक्तियों का अनुपात क्या है। इन विवरणों से एक तालिका तैयार करें और मेरी कॉलोनी में बुनियादी ढांचा विषय पर एक रिपोर्ट लिखें। अपने अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों के साथ अपनी रिपोर्ट की तुलना करें। मेरी कॉलोनी में बुनियादी ढांचा, एक व्यापक सर्वेक्षण रिपोर्ट। परिचय। मैं भारत के प्रमुख मुक्त विश्वविद्यालयों में से एक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में अपने कार्यक्रम और वर्ष का उल्लेख करें कार्यक्रम में नामांकित एक छात्र हूँ। अपनी शैक्षणिक आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में मैंने हाल ही में उस कॉलोनी में बुनियादी ढांचे का व्यापक सर्वेक्षण किया जहां मैं रहता हूं। इस असाइनमेंट का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के 4 महत्वपूर्ण पहलुओं पर डेटा एकत्र करना था। ए. स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, बी. फ्लश शौचालय तक पहुंच, सी. बिजली कनेक्शन की उपस्थिति और डी. घरों में कमरों की संख्या और प्रति घर व्यक्तियों का अनुपात। इस रिपोर्ट में मैं अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करूंगा और उनकी तुलना अपने अध्ययन केंद्र के साथी छात्रों से करूंगा। कार्यप्रणाली। इस सर्वेक्षण को संचालित करने के लिए मैंने एक संरचित प्रश्नावली तैयार की जिसमें 4 बुनियादी ढांचे के तत्वों से संबंधित प्रश्न शामिल थे। मैंने अपनी कॉलोनी में घर घर जाकर अभियान शुरू किया, प्रत्येक घर को सर्वेक्षण का उद्देश्य विनम्रता से समझाया और सटीक जानकारी प्रदान करने में उनके सहयोग का अनुरोध किया। डेटा संग्रह प्रक्रिया में आमने सामने साक्षात्कार और दृश्य अवलोकन शामिल थे। सर्वेक्षण निष्कर्ष। 1. स्वच्छ पेयजल। स्वच्छ पेयजल वाले घरों का प्रतिशत 90%। स्वच्छ पेयजल रहित घरों का प्रतिशत 10%। स्वच्छ पेयजल की कमी के कारण कॉलोनी के कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त जल आपूर्ति। 2. फ्लश शौचालय। फ्लश शौचालय वाले घरों का प्रतिशत 80%। बिना फ्लश शौचालय वाले घरों का प्रतिशत 20%। फ्लश शौचालयों की कमी के कारण कुछ घरों में आर्थिक बाधाएं। 3. बिजली कनेक्शन। बिजली कनेक्शन वाले घरों का प्रतिशत 95%। बिजली कनेक्शन के बिना घरों का प्रतिशत 5%। बिजली कनेक्शन की कमी के कारण नवनिर्मित घरों को कनेक्शन का इंतजार है। 4. घरों में कमरों की संख्या और प्रति घर व्यक्तियों की संख्या। घरों में कमरों की औसत संख्या 3.5। प्रति घर व्यक्तियों का औसत अनुपात 4.2। अन्य छात्रों के साथ तुलना। डेटा एकत्र करने और हमारे अध्ययन केंद्र में मेरे साथियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के साथ इसकी तुलना करने पर कई जानकारियां सामने आईं। मेरी कॉलोनी में स्वच्छ पेयजल और बिजली कनेक्शन की उपलब्धता अन्य छात्रों द्वारा बताए गए औसत से अधिक है। यह इन पहलुओं में अपेक्षाकृत मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास का सुझाव देता है। इसके विपरीत मेरी कॉलोनी में फ्लश शौचालय वाले घरों का प्रतिशत औसत से थोड़ा कम है। आर्थिक बाधाएं एक योगदान कारक प्रतीत होती है।
जो इस संबंध में लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता को दर्शाती है। मेरी कॉलोनी में घरों में कमरों की औसत संख्या और प्रति घर व्यक्तियों का अनुपात अन्य सर्वेक्षणों में पाए गए औसत के साथ काफी मेल खाता है, जो एक सामान्य आवास स्थिति का संकेत देता है। निष्कर्ष। संक्षेप में, मेरी कॉलोनी में किए गए बुनियादी ढांचे के सर्वेक्षण ने प्रमुख निष्कर्षों का खुलासा किया है। जबकि स्वच्छ पेयजल और बिजली कनेक्शन अपेक्षाकृत सुलभ है, बड़ी संख्या में घरों में फ्लश शौचालयों के प्रावधान में सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। इस डेटा की तुलना अपने अध्ययन केंद्र के साथी छात्रों के सर्वेक्षणों से करने पर हमें विभिन्न इलाकों में सामना की जाने वाली बुनियादी ढांचे की चुनौतियों पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्राप्त होता है। इस सर्वेक्षण ने न केवल एक शैक्षिक अभ्यास के रूप में काम किया, बल्कि बुनियादी ढांचे की असमानताओं की हमारी सामूहिक समझ में भी योगदान दिया। इस शोध से प्राप्त अंतर्दृष्टि संभावित रूप से मेरी कॉलोनी में भविष्य की विकास पहलों और लक्षित सुधारों को सूचित कर सकती है। मुझे विश्वास है कि यह रिपोर्ट मेरे इलाके में बुनियादी ढांचे की स्थिति और अन्य अध्ययन केंद्र सर्वेक्षणों के डेटा के साथ इसके तुलनात्मक विश्लेषण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ये निष्कर्ष हमारे समुदाय में जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में प्रयासों का मार्गदर्शन करने में सहायक हो सकते हैं। इग्नू में एक छात्र के रूप में मैं वास्तव में भारत में टिकाऊ शहरी प्रणाली बनाने की तत्काल आवश्यकता से अवगत हूँ। सतत शहरी विकास एक बहुआयामी चुनौती है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना, नवीन समाधान और विभिन्न हितधारकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। मैंने अन्यत्र जो सीखा है, उसके आधार पर और इग्नू में अपने साथियों के परामर्श से मैं इस महत्वपूर्ण कार्य को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के बारे में कुछ सुझाव देना चाहूँगा। एकीकृत शहरी नियोजन सतत शहरी विकास की दिशा में पहला कदम एकीकृत शहरी नियोजन है। शहरों को एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो परिवहन, आवास, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है। कुशल, लचीले और पर्यावरण के अनुकूल शहरों को डिजाइन करने के लिए योजनाकारों को इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना शहरी प्रदूषण में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक निजी वाहनों का अत्यधिक उपयोग है। बसों, ट्रामों और मेट्रो सहित सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने से भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण में काफी कमी आ सकती है। शहरों को सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के विस्तार और सुधार में निवेश करना चाहिए, जिससे उन्हें सभी निवासियों के लिए सुविधाजनक और किफायती बनाया जा सके। हरित स्थान और सतत बुनियादी ढांचा शहरों को हरित स्थान, पार्क और मनोरंजक क्षेत्रों के निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये स्थान न केवल निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, बल्कि कार्बन पृथक्करण और शहरी ताप द्वीप प्रभाव को कम करने में भी मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त ऊर्जा कुशल इमारतों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और स्मार्ट जल प्रबंधन प्रणालियों जैसे टिकाऊ बुनियादी ढांचे में निवेश से संसाधन की खपत और उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण टिकाऊ शहरी जीवन के लिए उचित अपशिष्ट प्रबंधन आवश्यक है। शहरों को लैंडफिल और भस्मीकरण सुविधाओं पर बोझ को कम करने के लिए कुशल अपशिष्ट संग्रह और रिसाइक्लिंग कार्यक्रम लागू करना चाहिए। जन जागरूकता अभियान नागरिकों को पुनर्चक्रण और कचरे को कम करने के महत्व के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। टिकाऊ आवास को बढ़ावा देना टिकाऊ आवास पहल जैसे पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री, ऊर्जा कुशल डिजाइन और किफायती आवास विकल्पों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। टिकाऊ भवन मानकों का पालन करने वाले बिल्डरों और डेवलपर्स को सरकारी प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है।
शहरी कृषि को प्रोत्साहित करने से खाद्य मील को कम किया जा सकता है और स्थानीय टिकाऊ खाद्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। छत के बगीचों, सामुदायिक उद्यानों और ऊर्ध्वाधर खेती को शहरी परिदृश्य में एकीकृत किया जा सकता है, जिससे निवासियों को ताज़ा उपज प्रदान की जा सकती है। सामुदायिक सहभागिता, योजना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिकों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। शहरी विकास परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों की हिस्सेदारी होनी चाहिए और नीतियों और बुनियादी ढांचे को डिजाइन करते समय उनके इनपुट पर विचार किया जाना चाहिए। इससे निवासियों में स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है। शिक्षा और जागरूकता, सतत शहरी विकास के लिए मानसिकता और जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता है। इग्नू जैसे शैक्षणिक संस्थान स्थिरता के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सतत शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण पर पाठ्यक्रमों की पेशकश व्यक्तियों को सूचित विकल्प चुनने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बना सकती है। इग्नू में अपने अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों के साथ अपने विचारों की तुलना करते हुए मेरा मानना है कि सतत शहरी विकास के इन प्रमुख सिद्धांतों के इर्दगिर्द विचारों का अभिसरण होगा। हालांकि कार्यान्वयन की विशिष्टताएं स्थानीय संदर्भ और क्षेत्रीय चुनौतियों के आधार पर भिन्न हो सकती है। निष्कर्षतः भारत में स्थायी शहरी व्यवस्था बनाना वर्तमान और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए अनिवार्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकीकृत योजना, सार्वजनिक परिवहन, हरित स्थान, अपशिष्ट प्रबंधन, टिकाऊ आवास, शहरी कृषि, सामुदायिक सहभागिता और शिक्षा आवश्यक घटक है। हमारे शहरों को अधिक रहने योग्य, लचीला और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों, स्थानीय समुदायों और इग्नू जैसे शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है।